नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कला के विद्यार्थी हों या इतिहास के विद्यार्थी, उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये प्रश्न आपको एलटी भर्ती में भी सहायक होंगे, वहीं प्रवक्ता भर्ती में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके साथ में नेट, सेट और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहां पर भी ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अंक। तो हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, सिंधु घाटी से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? स्वर्ण, रजत, ताम्र, पत्थर व मनके। तो जो सिंधु घाटी से प्राप्त अधिकांश आभूषण हैं जो वे बने हैं पत्थर व मनकों से। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। तो जितने भी आप देखते होंगे कि सिंधु घाटी से प्राप्त जितने भी आभूषण हैं वे अधिकतर पत्थर व मनकों से ही बनाए गए हैं। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? यहाँ पर सिंधु घाटी वास्तुकला यानी कि जो आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है। तो वास्तुकला का अर्थ होता है भवन निर्माण शैली से। तो यहाँ पर सिंधु घाटी की वास्तुकला के बारे में पूछा गया कि सिंधु घाटी में जो भवन बने हैं वो किस सामग्री से बनाए गए। तो यहाँ पर देखिए विकल्प कास्ट, पक्की हुई ईंटों से, संगमरमर और लौह यानी कि धातु, लोहा धातु। तो यहाँ पर सिंधु घाटी की जो वास्तुकला है उसकी जो सामग्री थी वो थी पक्की हुई ईंटों से, यानी कि जो पक्की हुई ईंटें होती हैं मिट्टी की, जैसा कि हम आज भवन निर्माण में देखते हैं, उन्हीं ईंटों से सिंधु घाटी में मकान बनाए जाते थे। भवन निर्माण पक्की हुई ईंटों से बनाए जाते। तो इन्हें कई किताबों में टेराकोटा ईंटें भी कहा जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर डैश से बनी है? यहाँ पर जो सिंधु घाटी से प्राप्त जितनी भी मोहरें हैं यानी कि सील हैं, जो वृषभ मोहर है यानी कि जिसमें बैल का अंकन किया गया है, बैल की आकृति बनाई गई है, वह किस चीज से बनी हुई है? तो यहाँ पर यह पूछा गया है। तो विकल्प देखिए, चर्म यानी कि चमड़ा, स्वर्ण यानी कि सोना यानी कि गोल्ड, विकल्प सी है यहाँ पर सैल खड़ी, और पीतल। तो ये हम अक्सर पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी से प्राप्त जो मोहरें हैं वो मोहरें बनाई गई हैं सैल खड़ी के द्वारा, यानी कि ये एक किस्म का पत्थर होता है, उसी पत्थर से यानी कि सैल खड़ी से ही मोहरें बनाई गई हैं, जो खासकर जो बैल वाली मोहरें हैं। आप अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ते होंगे कि वृषभ की जो मोहरें हैं वे सैल खड़ी से बनाई गई हैं। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण डैश आकारों में बने हैं? अब यहाँ पर देखिए, अलंकृत मृद भांड यानी कि जो अलंकृत मृद भांड हैं, ये मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया कि सिंधु घाटी से प्राप्त जो मृद भांड मिले हैं उनमें जो अलंकरण है यानी कि जो उनमें सुंदरता लाने के लिए जो आकृतियाँ या जो कलाकृतियाँ उनके ऊपर उकेरी गई हैं या बनाई गई हैं, उनका आकार कैसा है? तो देखिए यहाँ पर धार्मिक आकार है, ज्यामितीय है, लोक कला से संबंधित आकार हैं या उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी से प्राप्त जितने भी अलंकृत मृद भांड है उनमें अधिकांश में ज्यामितीय आकार बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत कम जगह पर हमें धार्मिक चिन्ह इसमें दिखाई देते हैं मृद भांडों के ऊपर, अन्य जगह हमें धार्मिक चिन्ह मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मृद भांडों की बात हो रही है तो उसमें ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप बनाई गई है। विकल्प बी सही हो जाता है। प्रश्न 5 देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल से संबंधित है? और ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह किस काल से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प वैदिक काल से, जुरासिक काल से, आदि ऐतिहासिक काल से, या उपरोक्त सभी कालों से संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो देखिए यहाँ पर वैदिक काल का जो टाइम है वो काफी बाद में आता है। जुरासिक काल यानी कि उस समय जुरासिक कल्प जो था, तो जुरासिक काल में हमें पता है कि जुरासिक काल में जो सरीसृप थे, जो सरीसृप जीव थे जैसे कि डायनासोर, इनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प है हमारा सी, आदि ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है।
तो यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। हमारा छठा प्रश्न है, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस नदी घाटी से संबंधित हैं? ठीक है, तो लोथल एक जगह है, वहां से प्राप्त कलाकृतियां किस नदी घाटी से संबंधित हैं, ये प्रश्न पूछा गया। और आपको यहाँ पर विकल्प में जो नदियां दी गई हैं उसमें देखिए, दामोदर घाटी, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी या उपरोक्त सभी। तो लोथल से जो प्राप्त कलाकृतियां हैं वे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये नगर है मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो देखिए विकल्प, चैत्य, विहार, समाधान और मृतकों का स्थान। तो चैत्य यहाँ पर पूजा की जाती है, विहार जहाँ पर निवास किया जाता है, समाधान जहाँ पर शवों को रखा जाता है या शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का स्थान। कई पुस्तकों में आपको मृतकों का टीला भी मिलता है। तो ये जो नाम दिया गया है, ये स्थानीय जो वहाँ के निवासी हैं उन्होंने इसको ये नाम दिया है मोहनजोदड़ो, और जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का स्थान या मृतकों का टीला होता है। तो विकल्प डी सही हो जाता है। आठवां प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के तट पर स्थित था? अब यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि नदी घाटी सभ्यता है इसलिए नदियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो विकल्प देखिए, गंगा, सतलुज, चिनाब और सिंधु। तो मोहनजोदड़ो नगर जो था वो स्थित था सिंधु के तट पर, इसीलिए इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसका अंग्रेजी वर्जन पढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है अंग्रेजी में। नवा प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त अधिकांश मोहरों में किस पशु की आकृति है? तो विकल्प देखिए, सिंह, बैल, गाय और अश्व। तो सिंधु घाटी से प्राप्त अधिकांश जो मोहरें हैं उनमें जिस पशु की आकृति है वो पशु है बैल, यानी कि वृषभ। कई पुस्तकों में बैल या वृषभ लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज ना होए, बैल और वृषभ एक ही है। संस्कृत में बैल को वृषभ कहा जाता है। तो इस प्रकार विकल्प बी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पुरातात्विक जो स्थल है धौलावीरा वो किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। तो विकल्प देखिए, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो जो धौलावीरा है ये गुजरात में स्थित है, और हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है धौलावीरा से संबंधित। 11वां प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ के बारे में पूछा गया है कि वो किससे निर्मित है। तो विकल्प देखिए, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, टेराकोटा और संगमरमर। अब यहाँ पर जो ये 4 माध्यम दिए गए हैं उनमें से एक माध्यम सही है। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तक धड़ था वह टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बनाया गया, उसे यानी कि पकाई हुई मिट्टी से निर्मित था ये नर्तक धड़। देखिए, अब आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंधु घाटी में एक अपूर्ण नर धड़ भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अपूर्ण नर धड़ के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक नर्तक का धड़ प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से, उसके बारे में पूछा गया है, और जो नर्तक धड़ था वह टेराकोटा से निर्मित है। 12वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की कला में कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? ठीक है, तो ये दृष्टव्य होता है, इसका अर्थ है कि सिंधु घाटी की कला से जो हमें कलाकृतियाँ मिली हैं उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग किस्म की आकृतियाँ बनी हुई है, पशुओं की भी हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ भी हैं, कुछ पेड़ पौधों की आकृतियाँ भी हैं। तो इनमें से ये पूछा गया कि कौन सा पेड़ अधिक यहाँ पर बनाया गया है उन कलाकृतियों में, और विकल्प देखिए, पीपल, बरगद, आम और देवदार। तो यहाँ पर जो बरगद है इसका अंकन अत्यधिक हुआ है सिंधु घाटी की कला में, तो विकल्प बी सही हो जाता है।
13वां प्रश्न देखिए, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? देखिए विकल्प युद्ध क्षेत्र, तीर्थ स्थल, शवाधान या हड़प्पा बंदरगाह। तो लोथल एक प्रमुख नगर था सिंधु घाटी की सभ्यता का। ये किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका जो उत्तर है वो है हड़प्पा बंदरगाह। तो ये एक ऐसा व्यापारिक स्थल था जहाँ पर अलग अलग देशों से जो व्यापारी थे वे अपना सामान पानी के जहाज़ों में लाते थे। तो ये जो हड़प्पा बंदरगाह है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखता है सिंधु घाटी की सभ्यता में। 14वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमाएं निर्मित हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमाएं हैं वे किस माध्यम में बनाई गई हैं या किस वस्तु से निर्मित की गई हैं। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, काष्ठ शिल्प, मृण शिल्प, धातु शिल्प या पाषाण शिल्प। तो देखिए काष्ठ शिल्प यानी कि क्या वे लकड़ी से बनाई गई हैं, मृण शिल्प या वे मिट्टी से बनाई गई हैं, धातु शिल्प क्या उन्हें किसी जो है मेटल से बनाया गया है, या पाषाण शिल्प या उनको पत्थरों से बनाया गया है। तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमाएं हैं वे मृण शिल्प हैं, यानी कि वे मिट्टी से निर्मित की गई हैं। तो विकल्प बी सही हो जाता है। 15वां प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पर अगर आप प्रश्न को अगर ढंग से समझ जाएंगे तो आप इसका उत्तर भी आसानी से खोज पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं। और देखिए लोक कथाएं, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें लोक कथाओं से जानकारी मिली? उत्खनन, क्या वहाँ पर जो खुदाई की गई है, एक्सकवेशन किया गया है, उससे हमको पता चलता है। लिखित ग्रंथ, या किसी लिखित ग्रंथ से हमें सिंधु घाटी की सभ्यता का जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिला वो लिखित ग्रंथों से मिला, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सिंधु घाटी की सभ्यता का हमें पता चला था वहाँ पर होने वाली खुदाई से। ठीक है, सो सबसे पहले वहाँ पर खुदाई हुई, उत्खनन हुआ और उसी के माध्यम से जितनी भी वहाँ से कलाकृतियाँ निकली, मूर्तियाँ निकली, मृदभांड निकले, या योग्य है कि घर में इस्तेमाल की जाने वाली जो चीज़ें निकली वहाँ से, उन सब चीज़ों से देखने के बाद ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। तो ये प्रमुख स्रोत है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का। तो उत्खनन, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, उत्खनन। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में जो सिंधु घाटी को हमने जाना वो वहाँ होने वाले उत्खनन के फलस्वरूप ही हमें पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी। क्योंकि वहाँ पर देखिए उत्खनन जब हुआ तभी हमें पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो नगर थे उनमें जो चौड़ी चौड़ी समकोण पर काटती हुई सड़कें थी, वहाँ पर स्नानागार थे, वहाँ पर अन्नागार थे, वहाँ पर पूजा के स्थल थे। ठीक है, तो ये सब हमें कैसे पता चला? जब वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल जो विभाग था उन्होंने जब वहाँ पर खुदाई करवाई। तो आपने पढ़ा भी होगा कि राकल दास बनर्जी और बहुत सारे जितने भी इतिहासकार थे, जितने भी यहाँ पर ये खोज करता थे, उन्होंने वहाँ पर उत्खनन ही किया। उन्हें किसी लोक कथा में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता नहीं चला, ना ही किसी लिखित ग्रंथ में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा हुआ था। तो विकल्प बी, उत्खनन से ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सिंधु घाटी से संबंधित हमने आज के इस अंक में 15 प्रश्नों को लिया है। तो आपने देखा आज के अंक में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखा, और अभी बहुत सारे प्रश्न सिंधु घाटी की सभ्यता और उसकी कला से संबंधित आने वाले अंकों में हम देखेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता वाला, और यहाँ से आपको प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे। तो आप सिंधु घाटी की सभ्यता वाला जो चैप्टर है इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता से हर विषय में, सिर्फ कला ही नहीं, इतिहास में भी पूछा जाता है, भूगोल में भी पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ तक कि राजनीतिक विज्ञान में भी सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगर आपको हमारा आज का अंक अच्छा लगा या आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर अवगत कराएं। अगर आपको
ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो इनको अपने फ्रेंड सर्कल में इनको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक कला के विद्यार्थियों को इन प्रश्नों का लाभ मिल सके आने वाले आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी इस तरीके का वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप तुरंत वीडियो को देख करके लाभ ले सकें। तो आज के अंक में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।